ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी? सबसे पहले ये समझिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी एनी आइडिया? तो मालूम ही होगा आप लोग। प्राइस स्टेबिलिटी, it is one of the objective of मॉनेटरी पॉलिसी। और प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होगा? तो विद द चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, है ना। और इंटरेस्ट रेट्स जो है ये कलेक्टिवली क्या है, जैसे ये हो गया ये बोरोइंग रेट्स। अब इसमें क्या है कि कई तरह के हो गए, जैसे कि आपके रिजर्व्स रेशियोज, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके सीआरआर हो गया और एसएलआर हो गया, ठीक है। प्राइम लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट्स हो गया। इसके अलावे जो हो गया आपका एलएएफ कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंतर्गत हो गया आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। बैंक रेट हो गया आपका द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और रेपो रेट क्या हो गया आपका कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लेंड करता है लेकिन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में, है ना। एलएएफ को कहते हैं कि अब रेपो रेट का मतलब हो गया क्या आपका कि इंजेक्ट लिक्विडिटी, और रिवर्स रेपो रेट को बोलते हैं क्या, एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। तो रेपो रिवर्स रेपो हो गया एक तरह का, ये क्या है, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कि कोई एक सामान है, मान लीजिए कि ये इसको हम सेल कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि जब हमको जरूरत होगा तो फिर हम आपसे ले लेंगे। तो आरबीआई क्या है, वो एक रेगुलेटर है। किस चीज का रेगुलेटर है? आपके पूरे मनी मार्केट का, बैंकिंग सिस्टम का। तो जब आरबीआई आपको जब लेंड करेगा मतलब क्या, वो कर्ज दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। तो किसके अगेंस्ट देगा, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में। तो रेपो रेट का मतलब हो गया कि सिक्योरिटी किसके पास आ गई, आरबीआई के पास, ठीक है। अब आरबीआई जैसे कि वो क्या दिया, तो लिक्विडिटी मार्केट को दिया। और रिवर्स रेपो रेट में क्या है, जब आरबीआई को पैसे की जरूरत है और फिर सिक्योरिटीज क्या किया वो, तो वो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। सीआरआर आप लोग जान ही रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कि जितने कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट जो भी सीआरआर का है वो आरबीआई के नाम पे पार्क कर देते हैं और रेस्ट जो है उस पर वो अपना एडवांसमेंट करते हैं। जैसे कि बैंक में दो चीजें हो गई, एडवांसेस या जिसको लोन कहते हैं, और दूसरा हो जाता है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा, डिपॉजिट उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज, है ना। तो डिपॉजिट हो गया बैंकों के लिए लायबिलिटीज, और लोन क्या हो गया बैंकों के लिए, एसेट्स हो गया। तभी तो बैंक जो लोन देती है वो एसेट्स जब वो रिकवर नहीं कर पाता है तो क्या कहते हैं, ये लोन हमारा क्या हो गया, एनपीए हो गया, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट्स तो है लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये एनपीए हो गया। तो ये एसेट्स हो गया, और ये अब तो लोन जो होता है वो क्या हो गया, तभी तो वो लोन पे क्या होता है, बैंक ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो बैंकिंग जो ग्रोथ होगा, अगर मान लीजिए कि बैंकिंग ग्रोथ, और बैंक लोन किसको देती है, सोचिए तो, बैंक किसको लोन देती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसको लोन देगा,
मतलब किसी इंडिविजुअल को देगा, किसी इंस्टीट्यूशन को देगा, कंपनी को देगा, कॉर्पोरेट को देगा, इंडस्ट्री को, मतलब ओवरऑल किसको दे रहा है? इंडस्ट्री को। तो बैंक का जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ से हमेशा जो है इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है ये ज्यादा होना चाहिए, इंडस्ट्री का ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा तो वो बैंक को पैसा लौटाएगी कैसे? समझ में आ रही है बात? जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लोन दिया, तो लोन दे रहा है तो उस लोन पे वो क्या कर रहा है? वो अर्न कर रहा है। मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ का लोन दिया किसी फार्मा की कंपनी को या फार्मा इंडस्ट्री को दिया, ऐसे आप समझिए, और उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10% इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज कर रही है। तो फार्मा कंपनी को कम से कम 10% से ज्यादा जो है ग्रोथ करना होगा, तभी तो वो बैंक, नहीं तो बैंक सरवाइव नहीं करेंगे। समझ में आई बात? इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए कि हम आपसे लोन ले रहे हैं, तो मेरा जो भी, जैसे जो आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं इससे ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपकी ईएमआई 5,000 रुपए की आती है, आप कोई ये मोबाइल फोन आपने ले रखा है, तो 5,000 है, तो आपकी जो मंथली इनकम है कम से कम वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी मंथली इनकम 3,000 रुपए है, 5,000 आपको ईएमआई देना है, तो 2,000 रुपये आप कैसे मैनेज कीजिएगा? तो फिर से आप क्या आ जाइएगा? डेट में, डेट ट्रैप में आ जाइएगा। तो इंडस्ट्री का ग्रोथ हमेशा बैंकिंग ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो लोन चुका पाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो, तो रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर को जब पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा? वो इंटरेस्ट रेट कम रखेगा, और जब उसको ले देना होगा पैसा तो आपसे क्या करेगा? वो ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है ना? चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी? क्या है बताइए तो? कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंफर्म। अच्छा, इसमें क्या है? ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, ये हो गया आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है ये क्या हो गया आपका? टैक्सेशन पार्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर, या इसी को कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर पब्लिक डेट। इसके बारे में ये जो भी इसमें क्या है ये कंसर्न होता है फिस्कल पॉलिसी। तो टैक्स को, अगर टैक्स क्या हो गया? एक तरह से रेवेन्यू हो गया, गवर्नमेंट का क्या हो गया? वो रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या हो गया? एक इनकम हो गया। तो टैक्स में चेंजेस करेगी गवर्नमेंट, या फिर क्या चेंज करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। और तीसरा क्या हो सकता है कि पब्लिक डेट, है ना? तो पब्लिक डेट एक तरह से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बाहर से वो कर्ज ले सकती है, या इंटरनली जो है वो कर्ज ले सकती है। ठीक है, ये फिस्कल पॉलिसी कहता है। बूस्ट एक्सपोर्ट, ये भी नहीं है, एक्सपोर्ट तो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। इंक्रीज इंप्लॉयमेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका? कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो प्राइस स्टेबिलिटी अभी हम लोग पढ़े। The primary objective of the RBI monetary policy is to control inflation while ensuring adequate credit flow to productive sectors of the economy. ठीक है? It aims for price stability to foster economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ आपका कैसे फोस्टर करेगा? जब ये आपका क्या होगा? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? जनरलाइज्ड इन प्राइस लेवल। तो उसको क्या कर रहा है? ये नियंत्रित कर रहा है, उसमें एक स्थायित्व को प्रदान कर रहा है। समझ में आ रहा है ये? चले आगे बढ़े। पढ़ लीजिए पहले। सही है? ऑल ऑफ द अभी भी?
Which of the following is a component of GDP or net exports? All of the above. ऑल ऑफ द अबव जब घूम फिर के आ गए तो इतना कंफ्यूज काहे हो रहा है? सही था आपका शुरू में ही आंसर। तो हम इसमें कौन सी गलत बात बोलिए? हम तो यही कहेंगे तो ठीक से देख के पढ़िए। सही है, यही है इक्वेशन, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, यही जो एग्रीगेट डिमांड का जो इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, ये वाई आपका हो गया आउटपुट, या इसको जीडीपी कहते हैं। अब इसमें क्या था आपका कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ जीडीपी? तो कंज्यूमर स्पेंडिंग, हाँ सी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी है, उसके बाद से क्या है, नेट एक्सपोर्ट हो गया आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये भी है, और यही एग्रीगेट डिमांड के भी कंपोनेंट हो गए। अगर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि इसमें से एग्रीगेट डिमांड का इसमें से कौन सा कंपोनेंट है, तो यही हो जाएगा आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। तो जो नेट एक्सपोर्ट है, अब क्वेश्चन ये भी घुमा कर पूछा जा सकता है कि योर लोकल, जैसे कि जो एग्रीगेट डिमांड है, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर एक्सपोर्ट। आंसर सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट को, एक्सपोर्ट को भूल जाइए अभी, फॉरेन ट्रेड, इस प्रोडक्ट को हम अपने टेरिटोरी के बाहर बेच रहे हैं, तो बाहर बेच रहे हैं तो पैसा कहाँ आ रहा है? आपके टेरिटोरी में। जैसे कि आप मान लीजिए कि ऐसे सोचिए कि बिहार से लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ से उनके जो पेरेंट्स हैं या जो उनके गार्डियन अभिभावक हैं, वो क्या करते हैं? वो पैसा दे रहे हैं, और वो काम कहाँ कर रहे हैं उनके पेरेंट्स? बिहार में। तो बिहार से पैसा क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि बाहर से लड़के बिहार में पढ़ने, उस तरह का इंस्टीट्यूशन अगर हो, तो अगर वहां लड़का आ रहा है तो पैसा कहाँ आएगा? बिहार में। टूरिज्म अगर बिहार में बढ़ेगा तो पैसा कहाँ आएगा? बिहार में। तो लोकल डिमांड आपका क्या होगा? वो बढ़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा जो है उसमें क्या कीजिएगा? आपको प्रोड्यूस करना होगा गुड्स को, तो प्रोड्यूस कीजिएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये फैक्टर आपका क्या होगा? ये सी, कंजम्पशन बढ़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा जब आप टूरिज्म इसमें निवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई बढ़ेगा, या इंडस्ट्री, मतलब क्या होगा? निवेश बढ़ा बिहार में। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, तो इससे क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, आपकी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक वैसे ही एक्सपोर्ट को आप ऐसे समझिए, एक्सपोर्ट तो कंट्री के लेवल पे है कि आपकी टेरिटोरी के बाहर, अगर हम स्टेट के लेवल पे ही इसको समझें तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में और आपका यूपी में बिक रहा है, तो पैसा कहाँ आएगा? बिहार में। तो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा, आपका बढ़ेगा जीएसडीपी। तो किसी भी तरह से ये व्यवस्था करनी है आपको। इसमें से अब आपको यही से सजेस्टिव मेजर्स में निकलता है कि कैसे आप उसके लिए सुझाव दे सकते हैं। इनमें से कोई फैक्टर्स जो है, या सारे फैक्टर्स अगर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ डेवलपमेंट होगा। तो आप देखिए कि आप किस चीज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं, सोचिए। सबसे ज्यादा बिहार में क्या प्रोड्यूस होता है? खाद्यान्न तो है ही है, फूड ग्रेन्स जो है, इसके अलावे और नहीं नहीं, वो हो गया सब कलेक्टिवली, एग्रीकल्चर सारा प्रोडक्ट्स तो हो ही गया, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इसके अलावे और क्या है बिहार में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस? सोचिए, खाद्यान्न के अलावा है? खनिज तो नहीं, वो तो सब तो मालूम है कि मतलब उसमें तो केवल एक पाइराइट छोड़ दीजिए, तो लगभग वो सब साउथ बिहार मतलब झारखंड को चला गया, और कुछ तो रियल जो बिहार की जो ताकत है वो क्या है? थोड़ा सा सोचिए। क्या है? क्या क्या बोलिए? मसाला कहाँ से? मसाला के लिए उधर स्पाइस अलग के, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, वेरी गुड, ह्यूमन रिसोर्स।
सबसे ज्यादा क्या है, यूथ, यहाँ पे पढ़ने वाले लड़के ज्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन, हाँ जनसंख्या घनत्व, तो यूथ जो अब क्या कीजिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था आप कीजिए कि जैसे कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं केपीओ काइंड ऑफ थिंग, या कुछ भी मतलब इस तरह से, या ऐसा आप कर सकते हैं कि डिजिटल वे में, जैसे कि अब इंटरनेट आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बजट में इस बार पढ़े, तो स्मार्टफोन आप लोग अधिकांश जो है ये, या पंचायत के स्तर पे भी इंटरनेट जो है वो पहुंच रहा है, पहुंच ही चुका है। तो आप अगर ऐसी व्यवस्था कीजिए कि यहीं से यूथ का एब्जॉर्प्शन किसमें हो, सर्विस इंडस्ट्री, जो भी इंटरनेट से या फिर डिजिटली जो काम हो सकता है उस तरह का जितना अगर ऑफिस आप बना दीजिए, उसमें क्या करना है, एक लैपटॉप या फिर ऐसे ही तो आप काम करना है ना इंटरनेट का, उसमें डिजिटल, तो वो अगर आपका पार्टिसिपेशन हो तो आप क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगा, तो वो इनकम आप कहाँ कंज्यूम कीजिएगा, इसी टेरिटोरी में, तो जाहिर सी बात है आपका ये बढ़ेगा। आई बात समझ में कि टेक्नोलॉजी कैसे ये चेंज कर सकता है, कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि बहुत सारी अब जो यूनिवर्सिटीज या फिर ऐसे जो है इंस्टीट्यूट जो है ऑनलाइन जो है वो क्या कर रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं, मतलब वो इक्विवेलेंट है आपके जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री होती थी वैसे ही ये ऑनलाइन एजुकेशन है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हैं, मतलब कि फिजिकली आपको उस शहर में जाने के लिए दिल्ली, मुंबई या फिर आपको कलकत्ता, बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वहीं से बैठ के पढ़ सकते हैं, वो आपको डिग्री दिया जा रहा है वहाँ पे, है ना, और वो इक्विवेलेंट है अगर आपके इस डिग्री के, तो आप कहीं भी किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही अगर आपको नौकरी भी मिल जा रहा है तो इनकम कहाँ आ रहा है, वो भी तो डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो कहाँ आप कंज्यूम कीजिएगा इस तरह से। तो ये भी एक आपको एक सजेस्टिव मेजर्स में हो सकता है, इस यूथ को अगर हम स्किल्ड करें किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से या और भी जो है, तो हम लोग एक नॉलेज सोर्स बनाया जा सकता है बिहार को। जैसे कि जितने जो आपके ये शहर हो गए अपार्ट फ्रॉम पटना, जैसे गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया हो गया, या और भी जो भी आपके शहर है, इन शहरों को क्या किया जा सकता है, मतलब कर दीजिए इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से, तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ऑटोमेटिक फूड का ग्रोथ होगा। और इसमें है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इंडिविजुअल डोमेन में आप कर सकते हैं, आई बात समझ में। तो ये चीजें जो हैं इसी को, जैसे कि शुरू से क्या कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म, इसमें बढ़ावा, ये क्या है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि टूरिज्म को बढ़ा दिए, फूड, उससे क्या हुआ, उससे बहुत ज्यादा जॉब आपको क्रिएट करना है, कि हर साल 16 लाख लड़का जो है फिर आ जाएगा हमारा 10th पास करके, उसको कैसे हम करेंगे। तो हम ऐसे लोगों को कि ताकि वो डिजिटली अगर वो जुड़ पाए और फिर ज्यादा से ज्यादा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो फोर्सफुल माइग्रेशन वो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, आपकी इच्छा है तो आप दिल्ली जाइए, नहीं इच्छा है तो आप पटना में भी रहते जो आप एक बढ़िया जो है सो आप लाइफ में पॉइंट समझ ना ये चीज जो है। तो अब इसमें से कैसे आप क्या किया, कंजम्पशन बढ़ा दिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, तो वो सारे प्रोडक्ट जो यहाँ बिक रहे हैं उसको क्या किया आपने बाहर को, मतलब दूसरे स्टेट में आप क्या किए, इंटर स्टेट पर भी हम लोग सीख रहे हैं, और कंट्री के लेवल पे क्या किए, दूसरे देशों में आपने क्या किया, उसका एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे चाइनीज गुड्स क्या है, दुनिया के हर घर में आ गया है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना चाइनीज सामान है, तो उससे क्या होता है कि चाइना को क्या मिल रहा है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और चाइना का यही कंसर्न है कि मेरा एक्सपोर्ट बढ़ते रहेगा, हम इकोनॉमिक पावर जो है वो बढ़ते रहेंगे। क्लियर हो गया ये, चलिए नेक्स्ट इसको बताइए। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, हाँ जिसके ऊपर जो है वो, अभी हम लोग टैक्सेशन किए भी थे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मतलब जिसके ऊपर लेवाइड है वही होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो हम लोग खाना खाने गए और बिल जो है आप पे कर दिए, तो बिल पे कर दिए तो वो टैक्स कौन दिया, जीएसटी आप दिए,
हम अगर बिल पे करिए तो कौन किया, जीएसटी हम दिए, तो मतलब वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो क्या हो गया, वो को ट्रांसफरेबल है, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन मेरा जो इनकम है वो इनकम टैक्स कौन पे करेगा, आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। मेरी कंपनी है, अगर उसका कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनी जो टैक्स दे रही है इनकम, तो वो कौन पे करेगा, हम करेंगे। तो जो अथॉरिटी है और जिसके ऊपर इम्पोज है, इन दोनों के बीच का वो, तो इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, ये इनकम टैक्स। तो जीएसटी समझ में आ गया, जीएसटी किस पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स क्या हो गया, अगेन कोई आप सामान जो एक मान लीजिए खरीदे, उसका पैसा आप भी दे सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी भी वही हो गया। Income tax is a direct tax as it is levied directly on the income of individuals and corporations, whereas GST and sales tax are indirect taxes collected from consumers by businesses. ठीक है, बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन। बी क्या है वो, 1000% तक, मतलब 10 गुना चला जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपको हिटलर यही काम किया था, प्रिंटिंग मनी जो है बहुत ज्यादा करने लगा, करेंसी हाइपर इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे में हुआ, रोमानिया में हुआ था, बहुत सारे कंट्रीज में। ये क्या हो गया, एक्सट्रीमली हाई एंड टिपिकली एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन। एक्सीडिंग 50% पर मंथ, तो एक साल का कितना हो गया, 600 से 1000, मतलब कि 10 गुना। तो अगर मान लीजिए कि 40 रुपए का आलू आप खरीद रहे हैं केजी अभी, तो साल के अंत आते आते हो सकता है वो कितना हो जाए, 400 रुपए। ये बताइए रिसेशन किसको कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में लगातार, जैसे एक साल में 12 महीना, तो एक क्वार्टर में कितना महीना हो गया, 6 महीना। 3 क्वार्टर किसको कहते हैं, डिवाइडेड बाई 4, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, 3। 3 महीने का एक क्वार्टर, तो लगातार 3 मतलब 2 क्वार्टर। अच्छा, इसको 6 मंथ आप बोल लेते क्या, तो दोनों मिला के 6 मंथ तक अगर निगेटिव आपका जीडीपी ग्रोथ। निगेटिव ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, माइनस में जा रहा है, ये नहीं कि 4% हो 6% हो, नहीं, -4%, तब कहा जाएगा रिसेशन। और रिसेशन जब लंबी अवधि तक हो जाए तो उसको बोला जाता है डिप्रेशन। इसको बहुत साधारण शब्दों में ऐसे सीखा जा सकता है कि जब आप ऐसे समझिए कि आपके पड़ोसी कोई है, उनकी नौकरी चली गई, तो वो रिसेशन है, और आपकी जब चली गई, समझ में, मतलब कि उसके चपेट में सब कोई आ गया। Recession is defined as a period of negative economic growth for 2 consecutive quarters, characterized by declining GDP and often accompanied by rising unemployment. जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब इसके चपेट में सबको ही आ गया। बताइए, ये सब किया हुआ क्वेश्चन आप लोग का, चलिए हम कहे कि एक बार रिवीजन इसका करा देते हैं। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है। अच्छा, आप लोग 2 क्लास कर लिए हैं क्या सुबह से, हाँ पहला ही क्लास है, तब इतना क्यों थकान चेहरा पे भाई। खाना नहीं खाए लोग क्या, 11 बजे से क्लास था ना, हाँ, तो 11 बजे तक तो खा ही लिए होंगे लोग, ठंड का मौसम है, बिना खाए 11 बजे तक कौन रहता है, हाँ खा के आए तब नींद लग रहा नहीं, खा के आए 11 बजे से ही पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, खाना खाने के बाद नहीं नींद आता है ना।
लाइट ब्रेकफास्ट, 11 बजे ब्रेकफास्ट, तो फिर खाना कब खाइएगा, दिन छोटा होता है। सी, public debt is the total amount of money that a government owes to creditor, which can be sourced from both domestic and foreign entities. ये बताइए। रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, है ना। ये क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किस चीज का? तो टोटल कैपिटल इनफ्लोस और टोटल कैपिटल आउटफ्लोस का, ठीक है। अब देखिए कि ये होता क्या है, तो कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस ऑफिशियल रिजर्व, या इसी को कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। ये बीओपी जो है ये हो गया आपका। इसमें जो आपका करेंट अकाउंट जो आपका हो गया, ये क्या होता है? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। अब जब आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो जा रहा है, तो करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेफिसिट में हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक? तो अब है कि जब करंट अकाउंट आपके इस डेफिसिट को, और कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाता है आपका, जैसे एफडीआई हो गए, एफआईआईज हो गए, है ना, एडीआर सीडीआर जो है, इस तरह से आपका। तो अब मान लीजिए आपका कि जब इस डेफिसिट को, करंट अकाउंट के डेफिसिट को आपका कैपिटल अकाउंट और इवन आपका ऑफिशियल रिजर्व जब इसको मिट आउट नहीं करे, मतलब कि वो उसको नहीं ऑफसेट करे, मतलब आप ऐसे समझिए कि ऐसी त्रासदी आ गई है, आर्थिक त्रासदी, कि आपके जो है एफडीआई का मतलब हो गया कि जो आपको बाहर से जो निवेश कर रहे हैं, मतलब कोई आपके फ्रेंड है, वो भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उस पैसे से भी आप उस क्राइसिस को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और फाइनली रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या होता है? जो गुल्लक का जो पैसा है, वो भी पैसा आपका जो है वो खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्राइसिस हो गया। ऐसे ही जब आपका फॉरेक्स रिजर्व्स भी इस बीओपी को, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस करंट अकाउंट डेफिसिट को नहीं मीट आउट करे, तो बोला जाता है कि आपकी कंट्री क्या हो गई? बीओपी क्राइसिस में आ गई। और ऐसे सिचुएशन में आईएमएफ जो होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यही आपको क्या करता है? ये आपको फाइनेंस करता है। और 1991 में इंडिया की स्थिति यही हुई थी, इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो लाना पड़ा था। समझ में आ रही है बात? तो क्या होगा आंसर? बोलिए। गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड करंट ट्रांसफर। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए आप लोग। दिन में चावल खाइएगा तो नींद आए, नहीं? और ऐसे जाड़े के दिन में नहीं सोना चाहिए, भारी हो जाएगा माथा। दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन गर्मी के दिन में स्वीकार्य है, मतलब उतना एक्सेप्टेड है।
लेकिन जाड़े के दिनों में बिल्कुल नहीं, ये तो इसे ही दिन छोटा होता है। आप लोग में से अर्ली राइजर कितने लोग हैं जो सुबह उठने वाले हैं? केवल आप भी हैं? सुबह मतलब कितना बजे, 7 बजे? हाँ, 5 बजे? हैं? 3:30 बजे? 3:30 4 बजे? तो करते क्या है 3:30 4 बजे उठ के? 4 बजे कौन टेस्ट लेता है? 4 बजे ऑनलाइन रहता है? हैं? मैंने आपके अलावा भी लोग टेस्ट देता है उस समय? अच्छा, 4 बजे सुबह में मॉक टेस्ट एकदम? नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली वो मतलब और लोग भी उस समय दे रहा होता है 3:30। कोई समय है? नहीं, जैसे कि एक और भी लोग अगर वो दे तो उससे क्या आपको अपना रैंक जो है वो पता चलता है, वो देता है लोग? 4 बजे जगते हैं तो जल्दी सो जाते होंगे। तभी तो। गुड। आदत की बात है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द WTO? बताइए। टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। ठीक है। The primary role of the WTO is to promote free trade by regulating international trade agreements and resolving disputes between member countries. ये अगर याद भी रहा तो आप लोग लिखने वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें लिख सकते हैं। सुबह उठ के पढ़ने से मेमोरी जो है वो साफ रहती है, ऐसा लोग बताते हैं। भोर की पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा देर तक याद है। सही बात है ये। हाँ, आधा अधूरा नहीं है। गुड। तो आप लोग भी सुबह उठना शुरू कर दीजिए। इनका कहना सही है, मेरी भी सहमति है इनके साथ, क्योंकि हम भी सुबह ही जो है अर्ली राइजर है। तो विथ माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो आई कैन से कि सुबह जो है, लेकिन अब ये नहीं कि इतना ठंडी में 3:30 4 बजे उठ जाना, ये भी कोई बहुत, हाँ 5 बजे तक ठीक है। इनका जो है एक्सेप्टेड है 5 5:30 6, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपना रूटीन डिस्टर्ब करके अब अलार्म लगा के एकदम नहीं 3:30 बजे उठेंगे। रात को सोइएगा 12 1 बजे या 3 3:30 बजे उठ जाइएगा। हाँ, फिर क्योंकि तो इस पढ़ाई में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सुबह उठ के हम पढ़े हैं 4 बजे, तो इसलिए लोग पूरा दिन में और रात को जल्दी सो जाएगा, तो वही 2 2.5 घंटा पूरे 24 घंटा में पढ़ाई भी रहता है। सुबह पढ़े हैं, आई बात समझ में? तो इसलिए उस भ्रम में भी मत पड़िए। अगर आप सुबह 7 बजे उठ रहे हैं 6 बजे तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, आप आराम से नींद से उठिए। हाँ, पढ़ाई में आपको जो 6 7 8 घंटा देना है वो दीजिए। ठीक है ना? ऐसा माना ये जाता है कि उस समय मेमोरी जो है क्योंकि शांत रहता है, सब लोग सोए होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप फ्रेश माइंड से उठिएगा तो कोई चीज पढ़िएगा तो आपका दिमाग ज्यादा इफिशियंट होगा, और कोई इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक जो है कारण नहीं है ना? तो इसलिए हाँ, क्या बोल रहे थे?
बजे क्लास था ना, 4 बजे भी उठे तो 4 से 9 5 घंटा उधर हो गया, क्लास इधर कर ली। हाँ ठीक है, ये फिर उसके बाद से ये फ्री हो गया। सिंपल चीज है, जो दिनचर्या पढ़ाई का है 24 घंटे को 3 भाग में बांट लीजिए। कितना हो गया? तो 8 घंटा अगर आप सो रहे हैं, 8 घंटा अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और 8 घंटा घूम रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 8 घंटा कोई नहीं घूमता होगा, तब भी आपके पास जो है 24 आवर जो है उसमें से इतना पर्याप्त रहता है। और 8 घंटा भी कोई नहीं सोता होगा, ये भी हम जानते हैं। तो 8 घंटा घूम रहे हैं ना 8 घंटा सो रहे हैं, तो फिर 8 घंटा पढ़ क्यों नहीं रहे? तो अगर आप लोग मूवी के भी बहुत ज्यादा अगर शौकीन हैं, तो डेली भी आप लोग एक मूवी भी देखिएगा, तब भी आपके पास भरपूर समय। या अगर किसी एक मतलब स्पोर्ट्स के, तो जो एग्जाम वाला टाइम है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस लेके पढ़ाई करता है, अरे बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। जबकि उसमें क्या है कि इफेक्टिव पढ़ाई पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा जो है हेल्थ, मतलब ऐसा नहीं कि कई लोग जिसको एंजाइटी या ये एग्जाम जब आएगा उसी समय उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर वो कहेगा क्या कि अरे मेरी किस्मत ही खराब है, जब एग्जाम आएगा तब। वो एक्चुअली वही उसी चीज को वो कैरी करना है ना। तो ये चीज है, इसलिए नींद जैसे जैसे एग्जाम आए, नींद जो है वो बढ़ाते जाना चाहिए, बढ़ाते जाना चाहिए, मतलब कि ठीक से, और एक रूटीन लाइफ में आप रहिएगा तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म तब आप बेहतर कीजिएगा जब आप हर चीज से क्या होगा, जब आप मतलब कोई भी आप एक्स्ट्रा जो है तनाव नहीं ले रहे हैं, नहीं तो फिर ये बताइए क्या होगा इसमें से? एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट, हाँ, चेंजिंग टैक्स रेट, ये फिस्कल पॉलिसी। Changing tax rates is an example of fiscal policy which involves government decisions regarding spending and taxation to influence the economy. अभी हम लोग देखे क्या कि fiscal policy concerned with what? Taxation, public government expenditure, and the third one is public debt. और monetary policy concerned with what? Interest rates. बताइए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्या होगा? पहला वाला बताइए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट जो है ना वो बढ़ता जाएगा, वेजेज आपका बढ़ता जाएगा। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो अभी हम लोग एग्रीगेट डिमांड का जो हम लोग पढ़े ना इक्वेशन, कि अगर कंजम्पशन मान लीजिए बढ़ता जाएगा, अगर आपका इनकम बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? कंजम्पशन आपका या आपकी जो स्पेंडिंग है वो क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। ज्यादा पैसा आएगा तो आप क्या कीजिएगा? अधिक पैसा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा खर्च कीजिएगा। तो ज्यादा खर्च कीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा? उससे भी इन्फ्लेशन, आपका प्राइस लेवल जो है बढ़ेगा। ठीक है ना? तो अब है कि ये जो होगा ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का पार्ट हो गया, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा उस चीज को, जैसे किसी को प्रोडक्ट बनाना है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है या फिर जो आपका लेबर चार्ज है वो क्या है? वो बढ़ता जा रहा है। तो कॉस्ट इसका क्या है? कॉस्ट क्या है किसी भी चीज को बनाने में, और प्राइस क्या है? जब हम उसको सेल करते हैं तो वो कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन हम दोनों जोड़ के वो बनाते हैं, तो वो प्राइस हो गया। तो प्राइस जिसको कहते हैं वो क्या है? जो आप पे करते हैं। कॉस्ट इसको बनाने में जो आपको लगा, जैसे कि आप ही का कॉस्ट क्या है? बुक आप खरीद रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे तो यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को ट्यूशन फीस दे रहे होंगे, ठीक है, ट्यूशन कोचिंग पढ़ रहे हैं वहां ट्यूशन फीस देते होंगे, तो ये सब क्या है? ये कॉस्ट। प्लस एट द सेम टाइम एक और बड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है, टाइम। समझ में आ रही है बात? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब इतना टाइम लगा के, इतना पैसा लगा के, और यील्ड हमको क्या मिला?
तो गेन क्या हुआ? समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ भी वही चीज है कि कॉस्ट आपका है, जैसे कि इन्वॉल्व हुआ इसमें, मान लीजिए कि 1000 रुपया, 1000 रुपया आपको 1 बरस के बाद, अगर हम आपको 1000 रुपया आपसे लिए और 12 महीने के बाद 1000, तो इनफैक्ट आपको हम दिए कितना? Having said that, your inflation is 10%. इस चीज को समझिए, और तब आप लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझ जाइएगा। जैसे कि 1000 रुपया आपसे हमने जनवरी में लिया 1 तारीख को, और 31 दिसंबर को आपको हमने 1000 रुपया लौटा दिया, और 1 वर्ष में 10% इन्फ्लेशन रेट है, इफेक्टिवली आपको हमने कितना पैसा दिया? 1000 रुपया आपसे हम उधार लिए, कितना दिए? तो फ्यूचर में आपको, अब देखिए इसकी कैसे निकालते हैं, तो फ्यूचर में आज मान लीजिए 1 जनवरी है, तो 31 दिसंबर को हमको कितना मिलने वाला है? 1000। तो 1000 मिलने वाला है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को, और आज हम कितना दे रहे हैं? 1000 रुपया। तो हमको उस दिन मिल क्या रहा है? 900। 10% तो इन्फ्लेशन, उसकी वैल्यू कम हो गई। और यहां हम जो दे रहे हैं 1000, इफेक्टिवली हम कितना दे रहे हैं? हम 1100 दे रहे हैं, तो ये 900 रुपया क्या हो जाता है? वहां पे 10% हमको ग्रोथ भी तो दिखाना होगा ना। तो हमको नुकसान कितना हुआ? 200 रुपए का। समझ में आई बात? नहीं समझ में? 1000 लेके 1000 आपको 1 साल बाद दिए, 1 साल बाद भी आप हमसे मिलिएगा मेरे पॉलिटी के क्लास में, और आप ये पूछिएगा कि सर आर्टिकल 368 पर एक बार बता दीजिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? डबल लॉस। मतलब कि 1 साल बाद भी आप उसी जगह पे खड़े हैं जहां 1 साल पहले थे। तो एक तो इस साल 1 साल में आपका इंप्रूवमेंट और ज्यादा होना चाहिए था, प्लस 1 साल के बाद आप वही है जहां पिछले 1 साल में थे, और 1 साल आपको लगेगा वहां तक और जाने में, तो 2 साल का आपका नुकसान हो गया ना। समझ में आ रही है बात? यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नहीं समझ में आया कि आप कहीं और आगे आपका ग्रोथ होता है। ये इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपके उस प्राइस के वैल्यू को डाउन कर दिया। जो 10,000 रुपए में आप मान लीजिए कहीं यहाँ रूम रेंट दे रहे हैं, तो अगले साल उस 10,000 की कीमत क्या हो जाएगी? 11,000। तो आप अगर 1 वर्ष में कोई काम हो रहा है 12 महीने में, और उस काम को नहीं करके 2 वर्ष ले जा रहे हैं, तो 2 वर्ष में एक तो 1 साल आपका इलेप्स किया, अब प्लस 1 साल का और आपका ये कॉस्ट लगा। इन दोनों को छोड़ के अगर आप कोई भी काम किए रहते तो उसमें क्या होता है? 1 साल और आगे गए रहते। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, की उसके कॉस्ट के उसके एवज में हमने ये बताया। जैसे सामान्य तौर पे एक ट्रेंड है, आप लोग देखिएगा कि अपने यहाँ बिहार में, जैसे कि 12th के बाद जो है लोग 1 साल का क्या करते हैं? गैप ले लेते हैं। क्या तो हम तैयारी करेंगे इंजीनियरिंग की, ठीक है, आई बस समझ में, या उसके बाद से फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर जो है ब्रेक कर लिया कि कुछ और हम तैयारी करेंगे, फिर नहीं हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अब अगर उसको आपने ब्रेक किया, तो इस 1 साल में चाहे आपकी इनकम हो या ना, आप लोगों को बताया भी ये कंजम्पशन फैक्टर फंक्शन कि एक्सपेंडिचर को खर्च तो कीजिएगा ना। आप कुछ भी खर्च कीजिएगा उस पर जीएसटी लग रहा है कि नहीं? तो आप इनकम टैक्स भले ही न दे रहे हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे आप इनडायरेक्ट टैक्स तो दे ही रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, जो आपका कॉस्ट है, जो आपका रहने का एक्सपेंसेस, ये तो है, और वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। तो एक तो आप उस समय में कुछ और काम किए रहते, जिस भी फील्ड में जाते हैं वहां क्या होते हैं? आगे बढ़ते। तो आपने क्या किया? एक गैप किया, तो आपको डबल। अब इन केस जब आपने, तो आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? डबल हो रही है। तब आपको वो रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या हो जाएगा? डबल नुकसान हो रहा है। आई बात समझ में? ये कहने का मतलब हुआ। अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, और उस व्यवसाय में मान लीजिए कि नो गेन नो प्रॉफिट भी है, और इस मान लीजिए कि 5 वर्ष तक आपने इंतजार किया 5 लाख की पूंजी पे, तो 5 साल के बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से उस 5 लाख की वैल्यू भी डाउन हुई,
और आपका टाइम कितना लगा, 5 ईयर। आप ये जो है संतुष्टि के साथ बैठे हैं कि चलो मेरा 5 लाख रुपया इंटैक्ट तो है, 5 लाख नहीं इंटैक्ट है, वो कितना हो गया 10% से। अगले साल वो कितना डिक्लाइन किया, 10% डिक्लाइन किया, तो बताइए 4,50,000 हो गया। उसके अगले साल कितना हो गया, वो 4,50,000 का 10% और डिक्लाइन कीजिए 45,000। तो बाई द टाइम 5 साल पे 10-10 साल के हिसाब से वो पैसा बचा तो 2.5 लाख रुपया, जिसको आप इस, क्योंकि 5 साल की क्या अहमियत हो जाएगी, 5 साल के बाद 2.5 लाख रुपया। और आप कह रहे हैं कि चलो नहीं कुछ फायदा हुआ तो मेरा नुकसान भी तो नहीं हुआ, 5 लाख रुपया, 5 लाख नहीं हुआ, उसकी वैल्यू क्या हुई, डाउन हो गई। समझ में आ रही है बात। तो अब जैसे वही जो हमने बोला आपको आर्टिकल 368 वाला एग्जाम, 1 साल बाद भी आप कहां से फिर से वहीं से शुरुआत कीजिएगा। समझ में आ रही है बात। ये चीज होता है, यही यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ेगा, और ये कंजम्पशन जो बढ़ेगा ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन को यहाँ पे ये जन्म देगा। इसी को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। समझ में आई बात। तो क्या होगा आंसर, हम्म, ठीक है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कौन सा इन्फ्लेशन था, डिमांड पुल की कॉस्ट पुश। कोरोना, कोरोना के टाइम पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा, तो डिमांड किस चीज का ज्यादा था, सब लोग घर में बैठ जाएंगे तो बैठ के क्या करेगा, सोचिए। चाय पिया जाए थोड़ी देर बाद तो बात किया जाता है, पकोड़ा खाया जाए तो पकोड़ा का डिमांड बढ़ेगा। ऐसे नहीं था तो एक ही बेसन का पैकेट जो है पूरे महीना चल जाता। अब घर पूरा घर भर बैठे हुए 6-7-8 तो क्या कीजिएगा। जो चीनी आपका आधा केजी जो है निकल जाता था 15 दिन 10 दिन, अब सब लोग बैठे हुए तो 5वें दिन के बाद से चीनी का डिमांड, चाय पत्ती, तो चाय पकौड़ा सब लोग बैठ के खाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हो गया, डिमांड बढ़ा। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या, सबकी नौकरी तो चली गई है, तो दोनों इन्फ्लेशन था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन था तो फैक्ट्री कुछ प्रोड्यूस कर रहा था नहीं, प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद है, और कंजम्पशन तो आपका बंद होने से रहा, कंज्यूम तो कीजिएगा ना, तो नौकरी तो है नहीं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है। तो डिमांड साइड वाला भी इन्फ्लेशन है और सप्लाई साइड वाला भी इन्फ्लेशन है। समझ में आया, यही है। तो क्या हो जाएगा इसमें, डिफ्लेशन क्या हो गया, डिक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बताइए, बोलो जी। पीछे दिखाई दे रहा है आप लोगों को नहीं, हाँ, क्या होगा, सी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। हाँ वेरी गुड। और ए ऑप्शन का क्या होता है क्वेश्चन, आरबीआई, वेरी गुड। और ये भी आरबीआई, ठीक है। सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ensuring fair practices and transparency। ये बताइए, और इसको नोट भी कर लीजिएगा, लोग कहीं पूछ सकता है एग्जाम में। क्राउडिंग आउट, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ के बाहर जो, ए ऑप्शन, इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग लीडिंग टू रिड्यूस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसको नोट कर लीजिए, नहीं है बताएगा।
यही है कोरोना। कोरोना से भी देखिए इकोनॉमिक्स सीखा जा सकता है। छोटा छोटा एग्जाम्पल उन सब चीजों से, जैसे कि आप देखिए, एक मिनट नोट कर लिए, बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, क्या ये 5 नंबर है, इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 17, 15। ठीक है, इतना तो सब कुछ सीखा है। इसका एवरेज कितना होगा? 3 आउट कर रहा है कि भाई हम ही एवरेज है। अगर सबका कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहा और थोड़ा तो जो भी और ऑड नंबर रहा तो बीच वाला वही हो जाता है आपका एवरेज। ऐसे भी अगर आप सबको जोड़िए तो 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और एवरेज जो होता है औसत, इसका एक खास एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? कि ये जो सबसे लोएस्ट नंबर है उससे छोटा नहीं हो सकता है और सबसे हाईएस्ट नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। एवरेज जो है वो इसके बीच में, जैसे कि हम एक एवरेज स्टूडेंट है, इसका क्या मतलब है कि ना क्लास के हम फर्स्ट स्टूडेंट हैं और ना ही क्लास के लास्ट स्टूडेंट हैं। जो बात सबको समझ में आती है वो हमको भी आ जाती है, जो बात किसी को समझ में नहीं आती है वो हमको भी नहीं आती है। तो हम क्या हो गए? एक एवरेज स्टूडेंट हो गए। ठीक है, और एवरेज का मतलब हुआ कि इस पूरे सेट ऑफ नंबर्स 1 से लेके 5 का ये क्या हो गया? एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर हो गया। क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉलिटी में आप लोग पढ़े ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो कौन होता है? उस पूरे सोसाइटी को या उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो एक तरह से उस समाज को अगर सीखना है तो उस व्यक्ति को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की सोसाइटी कैसी है। समझ में आ रही है बात? ये सोसाइटी एक तरह का सोशल रिप्रेजेंटेटिव भी हो गया, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ। और जाहिर सी बात है कि वो बहुत बड़ा जीनियस भी नहीं है और सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी भी नहीं है। वो क्या है? लाइज बिटवीन एवरेज, यही आपका रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ देखिए, अब इसमें आप एक और नंबर ऐड कर रहे हैं। क्या नंबर ऐड कर रहे हैं? एक और नंबर, और उस नंबर का नाम है 0। मतलब कि आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? जैसे 1 से लेके 5 तक ये नंबर है, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? 0। 0 जोड़ने का क्या मतलब है? मतलब जैसा है वैसा ही, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है एवरेज आपका क्या होगा? है? कितना हो जाएगा एवरेज बताइए? 15 डिवाइडेड बाई 6, 2.5। मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी जब नहीं ऐड कर रहे हैं तो आपका एवरेज क्या हो रहा है? 0.5 से डिक्लाइन कर रहा है। यही पढ़ाई है। समझ में आई बात? कि अगर आप कुछ नहीं जोड़िएगा, जितना आप जान रहे हैं उतना ही पे रह जाइएगा, तो वो क्या है? वो डिक्लिनेशन है। मतलब कि धीरे धीरे आप नीचे जा रहे हैं, बाकी लोग ग्रो कर रहा है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही ना। महंगाई चाहे कुछ भी रहे, कोई आइडियोलॉजी कुछ रहे या नहीं रहे, अगर डेवलपिंग इकोनॉमी है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। तो अगर महंगाई बढ़ रही है और आपकी कांस्टेंट इनकम हो गई, इनकम कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया? उतना ही हो गया कि अब फिक्स हो गया कि चलो भाई 50,000 इतना पे हम जो खुश हैं,
मेरी दाल रोटी चल रही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो 50,000 कितना हो रहा है, वो 50 से हो गया कितना 45,000, फिर उसके बाद से 4,000, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती गई। ऐसे ही अगर आप नया चीज नहीं ऐड कीजिएगा अपनी पढ़ाई में या किसमें, आप कहाँ हो जाइएगा, धीरे धीरे आप जो है, तो आप इसमें कुछ नहीं ऐड किए, जहाँ है वहीं पे है, लेकिन फिर भी आप कहाँ ड्रॉप हो गए, ये .2. यही इन्फ्लेशन है। समझ में आई बात, कि अगर आप उतना अगर ग्रोथ भी नहीं कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन होते जाएगा। तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कि जैसे जैसे आपका क्या हो जाएगा डिमांड, तो कंजम्पशन आपका ये बढ़ेगा, तो इनकम भी आपको बढ़ाते जाना है, और फिर डिमांड क्रिएट होगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एवरेज। और एवरेज का एक और खास बात है कि आप अगर उसी एवरेज को ही अगर आप मेंटेन करते चले गए, जैसे वही जो 5 to 6 आवर्स जो हम आपको कह रहे हैं, ये स्टडी आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते चले गए, तो क्या हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं मालूम होगा कि आप उस सब्जेक्ट में कैसे पारंगत हो, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। 45 के एवरेज से 400 मैच आपको खेलना है, कितना रन बना के आइएगा, 18,000, और उतना रन कौन बनाया, और वो भी 463 या 64 मैच में। समझ में आ रही है बात। तो अब है कि 45, और 45 में ना आपने एक भी सेंचुरी बनाया ना एक भी 50 बनाया, और यही उनका एवरेज है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, क्या करना है, कंसिस्टेंटली जो है उसको धीरे 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 धीरे, समझ में आई बात। बताइए क्या है क्वांटिटेटिव ईजिंग, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन नहीं होगा पहले ये बता दीजिए, डी, सी, बी, बी और ए में कंफ्यूज है, तो एक आदमी ये बोल दीजिए, एक आदमी बी बोल दीजिए, कोई तो सही होगा। हाँ तो कौन सा होगा, सेंट्रल बैंक परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंक्रीज मनी सप्लाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज किया तो पैसा कहाँ गया, पब्लिक में, तो क्या होगा, और इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, यही तो है क्वांटिटेटिव ईजिंग। ईजिंग मतलब क्या हो गया, आसान किया। तो जब परचेज कर लिया आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही है, किससे खरीद रही है, लोगों से खरीद रही है, तो पैसा कहाँ गया, लोगों के पास, और सिक्योरिटीज किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास, ये मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
चलिए बताइए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन क्या हो सकता है? तो बहुत ज्यादा महंगाई है, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्टेबल प्राइस, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित, परचेजिंग पावर को वो हटा देगा और मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस टू प्लान फॉर द, ये हाई इन्फ्लेशन का वित्तीय समावेशन क्या होता है? सही बात है, अफोर्डेबल कॉस्ट पे, इसको नोट कर लीजिए, अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज पर्टिकुलरली फॉर लो इनकम। फाइनेंशियल इंक्लूजन को कहते हैं राइट टू बैंक, आपको बैंकिंग का जो है वो क्या है, एक अधिकार होना चाहिए। क्वेश्चन पुराना बना रहे हैं लोग कि नहीं, प्रीवियस ईयर वाला डेली 200 क्वेश्चन सबका, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तब जाके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जो क्वेश्चन बाजार में आ गया है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट, उसका आंसर तो पता होना ही चाहिए और वो रिफ्लेक्सेस पे आ जाना चाहिए, तब जाके जो है आप लोग की प्रॉक्सिमिटी होगी क्लोज टू रिजल्ट। इतना अभ्यास कीजिएगा लोग, तब जाके क्योंकि इतना बड़ा जब सैंपल में जब आप एग्जाम देते हैं ना क्लस्टर में, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे ही जिनका कुछ मतलब प्रोबेबिलिटी के आधार पर कुछ ना कुछ सही निकल जाएगा। तो इसलिए जब आपको वहाँ उस बड़े भीड़ में कम्पीट करना है तो प्रैक्टिस जो है उस लेवल पे ले जाना हो कि जो क्वेश्चन पहले बनाया हुआ है वो छूटे नहीं और गलत ना हो। Which of the following is a feature of a mixed economy? हाँ, easy question है। The mixed economy features the coexistence of both private and public sectors, combining elements of capitalism and socialism to balance market freedom with government intervention. बताइए, इजी क्वेश्चन है, अभी बताए भी हैं। अगेंस्ट द सिक्योरिटी, ठीक है। बी ऑप्शन involves the central bank's policies to control the money supply and interest rate, aiming to achieve economic objectives, right? कौन सा होगा? एग्जिट मतलब निकल, बाहर आ जाना, लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, क्या, फिनेंशियल एसेट्स फ्रॉम ए कंट्री, उसको कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट से क्या हो गया, FIIs पैसा लेके निकल गए, सेल कर, तो क्या हो गया, कैपिटल फ्लाइट। Often due to economic instability or political uncertainty, leading to a reduction of domestic business. जैसे श्रीलंका इसका केस था, या इवन बांग्लादेश। अब वहां पे कौन पैसा बाहर से निवेश करने जाए, लोग क्या करेंगे, पैसा निकाल लेंगे। बताइए,
ये नहीं है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए एसडीजी गोल के। क्या होगा इसमें से? मतलब कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई द टैक्सेशन। बोलिए। हाँ, पोटेंशियली इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एक्सपोर्टेड एंड गुड्स सर्विस। क्राउडिंग आउट था वो, ये क्राउडिंग इन है। ठीक है, ये तो बना दीजिएगा ना। ये नहीं होगा, सी नहीं होगा ना जीएनपी में। बी होगा। यही है बी ऑप्शन। रिसेशन किसको कहते हैं? 2 क्वार्टर में क्या हो? नहीं, मंदी तो है, वो मंदी निगेटिव, तो उसका प्रभाव क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। इसको नोट कर लीजिए, लिक्विडिटी किसको कहते हैं? Liquidity refers to the ability to convert assets into cash quickly without significant loss of value. Cash is considered the most liquid asset, while real estate, supply side economics is वेरी गुड। जैसे किसी में अभी हमने बताया था क्या एग्जांपल, कि सप्लाई साइड की वजह से भी कोविड में क्या हुआ था? इन्फ्लेशन हुआ था। क्यों? लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन था तो प्रोडक्टिविटी क्या हो रही थी? वो नहीं थी। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और डिमांड पुल, जब पैसा ज्यादा है, ज्यादा इन्फ्लेशन, डिमांड अगर हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, तो लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो डिमांड अगर बढ़ते जा रहा है तो वो प्राइस क्या कीजिएगा? वो बढ़ाते जाएगा। और नौकरी है नहीं तो कंज्यूम लोग करेंगे। ये सप्लाई साइड है। It advocates for lower taxes and हाँ, हो गया। चलिए, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड?